नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में जानेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे और सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता और वहां उन्हें मंत्री भी बनाया गया। और सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिक के होने के साथ साथ जाबिर हुसैन श्रेष्ठ लेखक भी हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उन्होंने तीनों भाषाओं को समान अधिकार दिया है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये रचनाएं प्रमुख हैं। क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया है, इसीलिए किसी ने उनकी सभी रचनाओं को खालिज जाबरनामा ही कहा है कि उनकी सभी रचनाएं खालिज जाबरनामा हैं। पाठ के सार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बच्चों। इस प्रस्तुत पाठ में जून 1987 में जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली, ये उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यानी एक डायरी जिस तरह से लिखी जाती है, उस तरह से ये संस्मरण लिखा गया है। और सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत दुख हुआ और उस अवसाद से ग्रसित लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया है। सालिम अली की याद में लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र इस संस्मरण के माध्यम से दर्शाया है और उनकी भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति शैली, यानी जिस भाषा को इन्होंने इस संस्मरण में उतारा है, वो दिल को छू लेने वाली है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम पाठ को। सांवले सपनों की याद। यहाँ पर जाबिर हुसैन ने जो पक्षी प्रेमी सालिम अली थे, किस तरह से उनके बारे में या उनका व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। सुनहरे पर्दों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि ये सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड, बेटा हुजूम झुंड कहते हैं, झुंड सवार है जो मौत की खामोश वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है और सालिम अली उसमें से सबसे आगे हैं। इस हुजूम में आगे आगे चढ़े सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, जैसे सैलानी बेटा होते हैं, सैलानियों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा, जो अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, एक लंबी यात्रा पर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो सालिम अली हैं, वो उनकी ये जो यात्रा थी वो अंतहीन थी। अंतहीन का मतलब है कि अब तक जो उन्होंने यात्राएं की उनसे वो वापस लौटे, लेकिन ये जो यात्रा थी इसमें वापस लौटने का कोई भी दिन तय नहीं था और ये सफ़र तमाम सफ़रों से भिन्न था, इसीलिए लेखक ने ये कहा है। लेखक आगे बताता है कि सालिम अली भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी और तनाव के माहौल से दूर, ये उनका आखिरी पलायन था। पलायन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं पलायन। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर सालिम अली के लिए कहा है कि ये उनका आखिरी पलायन था, कि इसके बाद वो लौट कर नहीं आए। अब तो वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। कौन से वन पक्षी की तरह? जो है गीत गाते गाते वहीं पर प्रकृति में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है और कहीं नहीं जा पाता। तो सालिम अली को भी उसी तरह बताया कि जिस तरह से वो सैलानी की तरह जो है सामने सपनों की याद की तरह जो निकल गए, तो वो वहाँ से वापस नहीं लौट कर आए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो नहीं लौटाया जा सकता। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि जब किसी का अंत हो जाता है तो उसमें सांसें नहीं आ सकती, यानी कि वो जीवित नहीं हो सकता। जिस्मी हरारत मतलब शरीर की जो गर्मी है, यानी मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद कोई लाख कोशिश कर दे उस शरीर के में गर्माहट नहीं ला सकता और ना ही दिल की धड़कन को वापस ला सकता है और ना ही उसके जो सपनों के गीत हैं वो दोबारा कोई गा सकता है। यानी मरने के बाद कोई भी अपने गीत दोबारा नहीं गा सकता। यहाँ पर लेखक अपने लिए कहता है, मुझे नहीं लगता कोई ये सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
यहाँ पर लेखक का मतलब है कहने का कि जब किसी का अंत हो जाता है यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई भी चाहकर भी नहीं जगा सकता और ना ही जगाना चाहेगा, इच्छा भी नहीं होगी। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने ही कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व की दृष्टि से कहना चाहते हैं कि सालिम अली चाहते थे कि प्रकृति जो भी है वो लोग उन्हें अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि उन्हें अपनी नज़र से नहीं प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए। बच्चों, आबशारों का मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना, निर्झर झरना, मतलब जो लगातार बहता रहता है उसे उस झरने को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सालिम अली जो यही चाहते थे कि जो आदमी है वो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखे, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता, वो आदमी की नज़र से ही उसे देखना चाहता है। लेकिन कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी पक्षियों की मधुर आवाज़ जब व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो वो उसकी आवाज़ को यानी उसके दुख को खुशी को महसूस कर सकता है। सोता मतलब झरना होता है, सोता का मतलब होता है यानी कि उससे उस संगीत से जो झरना बहता है यानी उस मधुर संगीत को वो महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का मतलब होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो आज की जो नई स्थितियां हैं तो उसको नए अर्थ में उसे प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि उसी जो एहसास का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, यानी किसी को भी नहीं मालूम कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने रासलीला कब कब रची थी। लेकिन आज भी जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो गोपियों की अपनी शरारतें जो श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था वो सब यादें जो हमने किताबों में पढ़ी हैं। और उन्होंने माखन भरे बर्तन जो फोड़े थे वो सबको दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। ये सब चीज़ें जो है वहाँ जाकर हमें याद आने लगती हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि वो सारी बातें हमने सुनी हैं और महसूस की हैं। तो इसलिए जब वृंदावन में हम जब जाते हैं तो वो सारी जगह जो है साक्षात हमें दिखाई देने लगती हैं कि यहाँ पर उन्होंने बंसी बजाई होगी, यहाँ गोपियों को परेशान किया होगा, शरारतें की होंगी, मटके फोड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी दुनिया जो है वृंदावन की वो संगीत में ऐसी दिखाई देने लगती है। ठीक है, लेकिन ये सब कब हुआ था, ये इस घटनाक्रम के बारे में कोई भी नहीं जानता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर लेखक बिल्कुल वही बताना चाहता है सालिम अली की नज़र से कि जैसे ही सूरज निकलता है और जब हम वृंदावन की पतली गलियों को देखते हैं तो वहाँ की गलियों को देखते ही ऐसा महसूस होने लगता है कि भीड़ को चीरते हुए अभी कोई आएगा और बंसी बजाने लगेगा। ठीक है, और किसी के कदम थम जाते हैं और सूरज ढलने से पहले वाटिका जो है वहाँ पर सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से अटकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यानी जो वहाँ पर सैलानी घूमने जाते हैं वृंदावन की वाटिका में बाग बगीचे जब देखते हैं तो वहाँ पर जो माली रखा गया है वो हिदायत देता है कि अंदर मत जाओ, लेकिन फिर भी बाहर से देखने वालों को ऐसा ही लगता है कि अभी जो है यहाँ से कोई आएगा, श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति कोई आएगा और संगीत का जादू पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जिस तरह से वृंदावन में जाते ही हमें कृष्ण से संबंधित सभी चीज़ों की याद आ जाती है, तो वैसे ही हम जहाँ भी जाते हैं अगर वन में जाएंगे तो हमें पक्षियों से संबंधित जो भी बातें हैं वो सब हमें अपने आप ही याद आ जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र
कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। यहाँ पर सालिम अली की बात की जा रही है। मृतकों वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो पुरानी प्राचीन कथाएं जो चली आ रही हैं, लेकिन आज लोग उसके बारे में सोचने पर मजबूर हैं, क्या वाकई में ऐसा था। ठीक है, तो उसी की तलाश में जो है सालिम अली जो जा रहे थे, उन्हीं की बात यहाँ की जा रही है। और उनकी नज़र कमज़ोर है, उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बच रहे हैं, कहने का मतलब है, यानी वो 100 वर्ष के होने वाले हैं, तो बहुत ही कमज़ोर हैं, नज़र कमज़ोर है, शरीर भी कमज़ोर है। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनका मौत के कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यहाँ पर लेखक ये बताना जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित थे, उसके बाद भी वो आखिरी सांस तक पक्षियों की तलाश करते रहे और उनकी रखवाली के लिए जो है पूरे तन मन से समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी थी वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी कि जब तक वो जिंदा रहे दूरबीन से जो है पक्षियों को देखते रहे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी पक्षी प्रेमी, बर्ड वॉचर से मतलब है यहाँ पर उन जैसा पक्षी प्रेमी आज तक शायद ही कोई ऐसा हुआ हो जिसने अपने एकांत क्षणों में भी बिना दूरबीन के नहीं रहे हैं। अगर वो अकेले भी थे तब भी उनके चेहरे पर दूरबीन हमेशा देखी गई थी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। दूर क्षितिज जहाँ पर धरती आसमान मिलते दिखाई देते हैं, ठीक है, दूर से देखने पे लगता है कि धरती आसमान मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग ही होते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। ठीक है, वहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं और उनकी नज़रें वो देख पाती हैं जो कोई भी नहीं देख पाता, यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है उनकी नज़रें वो देख पाती हैं जो आम तौर पर लोग नहीं देख पाते। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, यानी वो जो है प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लेते थे, वो प्रकृति के हिसाब से नहीं होते थे। ठीक है, उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली हुई थी और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी जो उन्होंने दुनिया बनाई थी प्रकृति से वो उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। और इसमें केवल उनका ही हाथ नहीं था बल्कि उनकी जो पत्नी तहमीना थी, ठीक है, उनकी भी उसमें जो है शामिल थी। वो भी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी स्कूल के दिनों से ही वो उनके साथ पढ़ती थी। अपने इस लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। बच्चों, चौधरी चरण सिंह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। ये पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उन्होंने बताया कि जो रेगिस्तानी हवाएं चलती हैं वो केरल की साइलेंट वैली जो कि पक्षियों की वैली थी, ठीक है, तो किस तरह से उससे पक्षियों को नुकसान होता है। जब उन्होंने ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा, सब कुछ बताया, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए ये सब सुन के। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, यानी वो भी नहीं है, कोई नहीं बचा। और अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यहाँ पर अब लेखक बड़ा अफसोस व्यक्त कर रहा है कि आज ना सालिम अली हैं ना चौधरी चरण सिंह हैं, तो अब कौन है जो हमारी प्रकृति की रक्षा करेगा, यानी कौन इनकी हिफाजत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉर अ स्पैरो। ठीक है, मुझे याद आ गया, लेखक अपने लिए कह रहा है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा
नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है। यहाँ पर फ्रीडा ने, लॉरेंस वो भी एक पक्षी प्रेमी थे, तो फ्रीडा ने यही कहा कि लॉरेंस के बारे में मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि मैं उतना नहीं जानती जितना छत पर बैठी वो गौरैया जानती है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताया है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। बस फ्रीडा ने यही लॉरेंस के बारे में बताया कि वो एक सिंपल साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन मेरे लिए उनके बारे में कुछ कहना शब्दों में कठिन होगा। और उन्होंने यही कहा कि गौरैया उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जटिल प्राणी, जटिल प्राणी से मतलब है कठिन, जो टेढ़े होते हैं, जो मतलब सीधे साधे नहीं होते, उन लोगों के लिए कहा गया है। तो उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली के समान ही बने हुए, यानी कि जो टेढ़े व्यक्ति थे, सीधे साधे नहीं थे, वो सालिम अली को कभी समझ नहीं पाए। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर एक गौरैया गिर गई थी। नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उनके खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यहाँ पर लेखक ने बताया कि बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया जो घायल हुई, उसी ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया, और ज़िंदगी की ऊंचाइयों में जो उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी कभी नहीं हिला। वो लॉरेंस की तरह, यानी सालिम अली बिल्कुल लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, यानी कि प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ गए। जैसे लॉरेंस प्रकृति से जुड़े हुए थे, वैसे ही उस गौरैया के घायल होने के बाद सालिम अली भी प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू से यहाँ पर मतलब है समुद्र में जो एक जो ज़मीन होती है उसे बोला जाता है, समुद्र में खड़ा पहाड़, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वे टापू नहीं बने, बल्कि अतः बहुत गहरा, जिसकी कोई जो था नहीं है, जिसकी सीमा असीम है, सागर बने। इसलिए यहाँ पर लेखक ने उन्हें सागर कहा है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी जो घूमने फिरने का जो स्वभाव होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जो लोग उन्हें जानते हैं और उनका जो नेचर जानते हैं कि उनका जो स्वभाव है वो घूमने फिरने वाला है, सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं कि आज भी पक्षियों के सुराग नहीं निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यहाँ पर लेखक उनकी याद में कह रहा है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं से, मतलब पक्षियों के सुराग में से ही निकल आएंगे। ठीक है, और अपने जो है गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोज जो है शुरू कर देंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम कब लौटोगे ना। यहाँ पर लेकर बहुत ही दुखी मन से कह रहा है कि अब तुम कभी नहीं आओगे, यानी तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, अब ये मान लिया जाए, अब तुम कभी नहीं आओगे। मैं अपने मन को अब समझा लेता हूँ। अंत में बस इतना ही लेखक ये कहना चाहता है कि आज भी मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं से आ जाएंगे। बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।